तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन्स को मुंबई के ही टैक्सी ड्राइवर क्यों पसंद आते थे। टैक्सी ड्राइवरों के साथ डॉन्स की दोस्ती क्यों होती थी। ऐसी क्या बात थी इन टैक्सी ड्राइवर्स में कि बड़े बड़े डॉन उनको उनके पहले नाम से जानते थे और उनकी हर बात की मंशा, इच्छा पूरी भी करते थे। बहुत बड़ा कारण है जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहले तो आपको मुंबई के टैक्सी ड्राइवर्स की बात बता दें। उस जमाने में जब स्मगलिंग और क्राइम अपने पूरे चरम पे था, क्या भूमिका थी इन टैक्सी ड्राइवर्स की, जो बाद में उनमें से कई, एक दो नहीं बहुत सारे करोड़ोंपति बन गए टैक्सी ड्राइवर इन डॉन लोगों के साथ दोस्ती करके। लेकिन उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, किसी को चाकू छुरा नहीं मारा, किसी का मर्डर नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं बहुत सारे ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स को जानता हूँ जो हाजी मस्तान के खास रहे, करीम लाला के खास रहे, दाऊद इब्राहिम की फैमिली के खास रहे और वरदा राजन मुडलियार के खास रहे। इनमें से सबसे बड़ा नाम अगर आप देखें, मैं पहले भी 2-3 बार जिक्र कर चुका हूँ, मदन सिंह बरारा। आज के दिन में बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। मुंबई में उनकी सैकड़े करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। पंजाब के शहर लुधियाना में उनकी एक साइकिल फैक्ट्री है और एक बहुत बड़ी मॉल है लुधियाना में। और कहाँ कहाँ क्या क्या है। मुंबई में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी, समुद्र के किनारे भी, गुलमोहर रोड जुहू पे बहुत बंगला, उसका नाम ही लाल बंगला कहा जाता था। और बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं जब भी मुंबई मौका मिलता है उनको मिलने चला जाता हूँ। गजीबो उनके ग्रुप का नाम है, गजीबो एक्सपोर्ट्स, गजीबो हॉस्पिटैलिटी, गजीबो इंडस्ट्रीज, जो सब गजीबो के नाम से। ये वही शख्स हैं जिन्होंने ढोलकिया ब्रदर्स का खार वाला सीजर पैलेस होटल खरीदा था। खैर, लंबी चौड़ी कहानी है, उनके बारे में एक सेपरेट एपिसोड बनाएंगे। लेकिन वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। आज तक भी उनके पास मुंबई की टैक्सी का बिल्ला है। उस समय बैज को बिल्ला कहा जाता था, जो गले में लटकाना पड़ता था। यहाँ पे पित्तल का होता था, बड़ा हैवी मेटल का बना हुआ और तिकोनी शेप में हुआ करता था। वो आज भी उनके पास है, बिल्कुल उसी तरह जैसे रेलवे स्टेशन पे कुली अपने बाजू पे एक पित्तल का बैज पहनते हैं, उसी तरह टैक्सी का बैज हुआ करता था। आज भी है, लेकिन आजकल के लोग पहनते नहीं। और टैक्सी ड्राइवर की अहमियत उस जमाने में क्या हुआ करती थी, वो थोड़ी सी आपको बता के फिर चलते हैं डॉन्स के साथ इनके रिश्तों की बात। क्यों जरूरत पड़ती थी डॉन्स को इनकी। वो जमाना था जब कोर्ट कचहरी में अगर किसी की जमानत करवानी है तो या तो आदमी इनकम टैक्स पे ही होना चाहिए था, जो उस जमाने में 1960, 70, 80 के दशक में जो इनकम टैक्स पे करता था वो जमानत दे सकता था, उसकी जमानत मंजूर होती थी, किसी की भी जमानत करवाए। उसके बाद दूसरा बड़ा कारण था कि टैक्सी ड्राइवर का जो बैज होता था, वो बैज नंबर दिखला के भी टैक्सी वाला किसी की जमानत करवा सकता था। ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम लोगों को बैच मिलते थे और वो
अपना वो बैज का उनके लिए तगमा होता था, जैसे कोई बहुत बड़ी फील्ड में उन्होंने कोई गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीता, इस तरीके से। और मुंबई के हर वर्ग के लोग, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर किसी के घर में नौजवान को टैक्सी का बैज मिल जाता था तो उसके रिश्ते की लाइनें लग जाती थी। लड़की वाले आगे पीछे घूमते थे कि इस लड़के के साथ हमारी लड़की का रिश्ता करवा दो। है लंबी चौड़ी कहानी है, फिर आपको कभी सुनाएं। अब मुझे 2 दिन पहले हमारे साइन कोलीवाड़ा एरिया, जहाँ पे मैं बहुत साल रहा हूँ, पंजाबी डोमिनेटेड एरिया है, बहुत सारे रेफ्यूजीज 1947 में देश की आज़ादी के बाद बेघर होकर पाकिस्तान से भारत आए थे। उनमें से एक रेफ्यूजी कॉलोनी साइन कोलीवाड़ा में बनी थी। उनमें से बहुत सारे लोग पेशावर से आए थे, पोठोहार से आए, पेशावर से आए, सियालकोट से आए, लाहौर से आए, काजल। लेकिन ज़्यादा लोगों की गिनती जो थी वो पोठोहारी और पेशावरी लोगों की थी। तो पेशावर के लोगों में राज कपूर की फैमिली आपने देखी फिल्म इंडस्ट्री में, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, वो पूरी फैमिली, सुनील दत्त, ये वो सब वहीं से आए हुए। इसी तरह बहुत से आम आदमी, सरदार जी लोग, हिंदू भी पेशावर से आए। और वो पेशावरी भाषा जो पठान लोगों की भाषा होती है, पुश्तो जिसको हम कहते हैं, पेशावरी और पुश्तो बहुत मिलती जुलती लैंग्वेज है, वो अच्छी बोल लेते थे। और जब नए नए साइन कोलीवाड़ा में आए थे तो आपस में बात पश्तो में करते थे। खैर पूरा पठान गैंग करीम लाला का वो सब पश्तो बोलते थे। और पश्तो में करते करते, क्योंकि पाकिस्तान उस ज़माने में जो एरिया था वहाँ पे उर्दू भी बहुत चलती थी, तो ये लोग उर्दू भी अच्छे जानते थे। और मुंबई में आके इनको अपनी भाषा की वजह से इनको नज़दीकियाँ लगती थी मुस्लिम करैक्टर से, जो उर्दू भी जानते थे और में से बहुत सारे लोग पुश्तो भी जानते थे। तो इनको एक अच्छा लगता था उन लोगों से बात करने से। ये एक एडेड अट्रैक्शन थी उनके बारे में। तो मुझे इस शख्स का फ़ोन आया, वो लड़का दिल्ली में एसी मैकेनिक है, उसके पिता उनका मुंबई में जब आए 47 के बाद, तो उन्होंने छोटे मोटे काम करने के बाद में टैक्सी चलानी शुरू कर। उस ज़माने में टाइगर, ऑस्टन, हिंदुस्तान, इस किस्म की टैक्सियाँ हुआ करती थी। बड़ी इंजन बहुत बड़ा हुआ करता था, पीछे सिटिंग स्पेस जो थी वो थोड़ी सी कम हुआ करती थी। एम्बेसडर फील्ड तो बहुत बाद में आई है। साइन कोलीवाड़ा में एक ऑस्टन गैरेज है, उसका नाम ही ऑस्टन गैराज इसलिए पड़ा कि वहाँ पे ऑस्टन गाड़ियाँ ठीक की जाती थी, रिपेयर की जाती थी, वो भी पेशावर के सरदार जी का। और साइन कोलीवाड़ा में एक गुरुद्वारा भी है, इनका दशमेश दरबार, जो पिछौरी लोगों का गुरुद्वारा माना जाता। अब ये शख्स जसवंत सिंह इसका नाम, टैक्सी ड्राइवर, सरदार, उसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ में। ये टैक्सी चलाया करते थे। अब टैक्सी ड्राइवर की मुंबई में खूबसूरती ये होती है कि उसको गली कूचों के रास्ते मालूम होते हैं। अब टैक्सी चलाते हुए ट्रैफिक वालों से, पुलिस वालों से उनका वास्ता पड़ता रहता है, पुलिस से उनके लिंक हो जाते हैं, पुलिस वालों से दोस्ती हो जाती है। इसी चक्कर में कहीं जसवंत सिंह की मुलाकात दाऊद इब्राहिम के पिता इब्राहिम भाई से हो जाती है, इब्राहिम कासकर। उस ज़माने में शायद ये बाईखाला में हवलदार थे, बाईखाला पुलिस स्टेशन में। तो बदली होती रहती है पुलिस वालों की, कभी एक पुलिस स्टेशन, कभी दूसरा, फिर क्राइम ब्रांच, ऐसे। इसकी मुलाकात हो जाती है किसी चक्कर में। और पुलिस वाले उस ज़माने में टैक्सी ड्राइवर्स को कल्टीवेट करते थे अपना सोर्स बना के, एक तरीके से खबरी जिसको आप कह सकते हो, कि आपके इलाके में चलते फिरते कुछ आपको क्राइम नज़र आए, कुछ है तो हमें बताना।
और जो वांटेड क्रिमिनल होते थे उस ज़माने में उनकी तस्वीर एक टैक्सी वालों को दे देते थे कि आप निगाह रखना, कहीं आपको इस किस्म का आदमी नजर आए तो हमें बताना, उसका पीछा करना, देख लेना कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता। तो बहुत सारे काम पुलिस वालों के ये टैक्सी ड्राइवर किया करते। ऐसे बहुत से लोगों को मैं कम से कम 15-20 लोगों को जानता हूँ। इसके साथ साथ जो स्मगलिंग होती थी उस ज़माने में शराब की, बेसिकली क्योंकि बॉम्बे पोर्ट सिटी है, बाहर के जहाज़ आते थे, उसके जो सेलर थे, पैसेंजर थे, वो बाहर से दारू वारू लेके आते थे और यहाँ लोकल लोगों को बेच देते थे। जो अमीर लोग बाहर की शराब पीना पसंद करते थे, इम्पोर्टेड विस्की, स्कॉच, वो बहुत बड़ी डिमांड थी, मार्केट थी। और जैना बी, जिसका नाम आपने सुना बहुत बार, अरजी जिनके बहुत करीब था, जैना बी का काम ही ये था, वो इम्पोर्टेड दारू सप्लाई किया करती थी बड़े बड़े लोगों को, इसलिए उसके लिंक अंडरवर्ल्ड वालों के साथ हो गए, बड़े लोगों के साथ। और भी बहुत लोग थे जो इम्पोर्टेड स्कॉच का, विस्की का धंधा करते थे। अब जो लोग बाहर से आते हैं, मुंबई पोर्ट पे उतरते हैं, उनको वहाँ से उनकी सेवा करना, उनको होटल तक लेके आना, छोड़ के आना, उनसे फॉरेन करेंसी लेना, इंडियन करेंसी देना, ये बहुत सारा काम टैक्सी ड्राइवर ही किया करते थे। अब बहुत से लोगों के पास ज़माने में अपनी गाड़ियाँ नहीं होती थी और वो अपना चेहरा भी दिखाना नहीं चाहते थे कि कौन किसको रिसीव कर रहा है और कौन किसकी सेवा कर रहा है। वो पूरी जिम्मेदारी टैक्सी ड्राइवर्स को दे दी जाती थी। तो ये जसवंत सिंह भी उनमें एक था। फॉरेन के पैसेंजर्स को डॉक यार्ड से उठा के पोर्ट से जब बाहर के जहाज़ लगते थे, उनको उनके होटल तक पहुंचाना। उनमें से एक होटल जो था वो रेडियो क्लब के पास था, समुद्र के किनारे, ताज होटल के नज़दीक कॉर्नर पे। उसके आसपास बहुत सारे होटल हैं, टूरिस्ट डोमिनेटेड एरिया है। तो वहाँ पे एक हमीद खान नाम का आदमी था, मजीद खान। उसके होटल में ज़्यादातर पैसेंजर्स को, फॉरनर्स को गोदी से लेना, डॉक से उठा के वहाँ पे छोड़ना, और भी कई थे। उनमें से एक होटल जो था वो कमल चड्ढा और शशि चड्ढा के पिता राम लोभाया चड्ढा का भी था, वहाँ भी छोड़ते थे पैसेंजर। तो अब फॉरेन पैसेंजर्स को होटल में छोड़ने के चक्कर में इस जसवंत सिंह की मुलाकात हो जाती है कमल चड्ढा और शशि चड्ढा, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं पहले एपिसोड्स में। उनके पिता के साथ हो गई। जो कमल और शशि उनके कहने के मुताबिक छोटी उम्र के थे, बच्चे थे अभी। उसी तरह इब्राहिम कासकर, मुंबई पुलिस के कांस्टेबल, उनके बच्चे भी छोटे थे। साबिर, दाऊद, नूरा, सब अनीस। तो दोस्ती की वजह से दिन त्योहार वाले दिन, जब कोई सेलिब्रेशन के दिन होते थे, तो इब्राहिम कासकर इस जसवंत सिंह को कहा करता था कि मेरे घर पे आ जाना, बच्चों को ले जाना, जरा घुमा फिरा लाना, पैसे मैं आपको दे दूंगा। और टैक्सी वाला कहाँ पुलिस वालों से पैसे लेता है। कहना कोई बात नहीं साहब, मैं आके घुमा लाऊंगा, पैसे की बात नहीं है, आपके बच्चे मेरे बच्चों जैसे हैं। तो ये एक रिश्ते बनाने का तरीका होता है। तो उस जसवंत सिंह का बेटा, जो आजकल दिल्ली में एसी मैकेनिक का काम कर रहा है मुंबई छोड़ के, उसने ये मुझे किस्से सुनाए। पता मुझे और भी बहुत लोगों के हैं, मिलते जुलते हैं सब। तो डोगरी से इन सब दाऊद भाइयों को लेके, साबिर को लेके, इनका पिता जसवंत सिंह, वो इनको गिरगाम चौपाटी पे भेलपूरी खिलाना, जलेबी खिलाना, चाय, जो भी इनको बच्चों को घुमा के लाना। और बचपन से इन सब लोगों को जानता था। उसी तरह जब बच्चे बड़े होने लगे तो जसवंत सिंह के साथ उनके रिश्ते वो चाचा कहने लगे, क्योंकि उनके पिता का दोस्त था। तो वो जसवंत सिंह से इनके लिए चाचा जसवंत सिंह हो गया। कमल चड्ढा और शशि चड्ढा ने गाड़ी चलानी
कार चलानी इसे जसवंत सिंह की टैक्सी से सीखी थी। और जब बड़े हो गए बच्चे, 70 का ज़माना आ गया, दादागिरी करने लगे, तो वही मजीद खान जिसके होटल में जसवंत सिंह छोड़ने जाया करता था, वहाँ एक पैसेंजर जो उसने इंग्लैंड से आया था जिसको छोड़ा था, उसका कुछ पैसा वहाँ से चोरी हो जाता है या कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो जसवंत सिंह को ब्लेम करता है कि तुम मुझे यहाँ पे लेके आए थे इसलिए मेरा ये नुकसान हो गया। और जसवंत सिंह को ये बात बुरी लगी कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन ये आदमी झूठ भी क्यों बोलेगा। जो भी पैसा था कुछ उस ज़माने में 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपया उसने अपने तरीके से अरेंज करके उसे इकट्ठा करके उस फॉर्मर को दे दिया। उसके जाने के बाद उसने मजीद को बोला कि भाई ये बात अच्छी नहीं की आपने, मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मैंने उसको फॉर्मर को दे दिया। अब मजीद को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो टैक्सी ड्राइवर ने इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लिया और कैसे उस फॉर्मर को दिया होगा। फॉर्मर तो चला गया, अब ये सरदार मेरा क्या बगाड़ लेगा। अब देखिए, जैसे कहते हैं मौका मेल, कोइंसिडेंस, उसी समय किसी और आदमी का पैसे का प्रॉब्लम उसी मजीद खान से साबिर का चल रहा था। तो साबिर अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है और सामने देखता तो चाचा जसवंत सिंह बैठा है। उसने पूछा, आप यहाँ कैसे? तो जसवंत सिंह ने किस्सा सुना दिया, कहते इस आदमी ने मेरे साथ हेरा फेरी किया है, धोखा किया है, दोस्ती में फ़र्क डाला। तो साबिर ने उस आदमी की बहुत धुलाई की और उसको 2 दिन का समय दिया कि मेरा पैसा जिनके लिए मैं आया था, जिन दोस्तों का, वो बाद में देना, पहले ये हमारे सरदार जी का पैसा दो। ये दूसरी बात है कि उसने इन सरदार का पैसा पूरा फिर भी नहीं दिया, लेकिन साबिर का पैसा जो था वो पहले दे दिया, उसके जो दोस्तों का जिनके लिए वो आया था। लेकिन मार बहुत पड़ी उसको। शायद उस मजीद खान को ये बुरा लगा कि सरदार की वजह से मुझे इतनी गालियाँ सुननी पड़ी और मार खानी पड़ी। तो ये एक अंडरवर्ल्ड के पुराने रिश्ते जो एक जो जराइम की, क्राइम की जो दुनिया होती है उससे हटके हैं, तो ये इनका रिश्ता बनता है। उसके बाद जो कस्टम वाले होते थे, कस्टम डिपार्टमेंट के जो जासूस स्मगलिंग रोकने के लिए, वो भी बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनको पता था कि स्मगलर के पास तो गाड़ी उसकी मर्सिडीज है, वो भले हाजी मस्तान हो या यूसुफ पटेल हो या यूसुफ हीरो हो या कोई भी हो, वो अपनी गाड़ी में तो स्मगलिंग का माल लेके नहीं जाएगा। दूसरा कोई आदमी इसको अपनी गाड़ी देगा नहीं, रिस्क कोई लेता नहीं। तो टैक्सी वाले स्मगलर्स के लिए सबसे सेफ बेट हुआ करते थे। तो टैक्सी, बड़ी बड़ी टैक्सियाँ होती थी, उनमें सामान भर के, यकीन उनको होता था, अपने खास आदमी होते थे, कहते थे कि भैया ये सामान फलां जगह पे छोड़ आओ, उसको खाली एड्रेस बताओ तो टैक्सी वाला अपने आप पहुंच जाता था, क्योंकि उनको रास्ते गली कूचे सब मालूम होते थे, रोज़ पैसेंजर ढोते ढोते। तो ये दूसरा कारण था, स्मगलर्स का माल सेफ्टी से, ईमानदारी से जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचा देना, उसके लिए उनको यकीन वाले, भरोसे वाले लोग चाहिए होते थे। और वो सरदार जी लोगों पे ज़्यादा विश्वास करते थे कि ये हेरा फेरी नहीं करेंगे, कम से कम चाहिए होगा तो कुछ मांग के ले लेंगे, दोस्तों के दोस्त। ये एक पुराने ज़माने का असूल। तो जसवंत सिंह ने भी ऐसे कुछ काम किए होंगे जो उनका बेटा तो कहता है कि वो ये काम नहीं करते थे, लेकिन मैं नहीं मान सकता। मदन सिंह बरारा ने हाजी मस्तान के साथ काम करके बहुत बचाया, मेहनत की, और आज जो वो मर्सिडीज गाड़ी चला रहा है मदन सिंह बरारा, उसका नंबर है 1 MH010001, 1 नंबर मर्सिडीज का है।
और उसने अपना लाइसेंस वही टैक्सी वाला लाइसेंस रखा हुआ है जिस लाइसेंस के नीचे वो टैक्सी चलाया करता था। इसी तरह चरणजीत बाली, जिसका इन्फॉर्म होटल हुआ करता था जुहू पे JW मैरियट के सामने, बाद में उन्होंने वो होटल बेच दिया और खंडाला में जाके नागराज होटल बनाया। चरणजीत बाली का निकनेम नागराज भी था क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी जो सांप की आंख की तरह घूमती थी चारों तरफ। उसकी आंखों को देख के डर लगता था। वो भी पंजाबी था, सरदार जी था, लेकिन क्लीन शेवन था। मदन सिंह बराड़ा पगड़ी बांधते हैं। जसवंत सिंह ये जैकी के नाम से और जस्सी के नाम से मशहूर था, तो ये सरदार जी था। ऐसे और बहुत लोग हैं मुंबई में जो मुस्लिम भाईचारे के लोग बहुत हैं। डोगरी इधर के जो टैक्सी चलाते थे और हाजी मस्तान के साथ बहुत उनकी क्लोजनेस थी। कितने लोगों की बेटे बेटियों की शादी उनको घर लेके दिए, फ्लैट लेके दिए। दाऊद इब्राहिम ने भी लेके दिए, हाजी मस्तान ने भी लेके दिए, वर्दा ने भी। वर्दा के तो मेन जितने आदमी थे सब टैक्सी वाले थे। वो महेंद्र सिंह बेज हो या कुक्कू दारू वाला हो या दूसरे हों, उनके भरोसे ही उसका आधा गैंग चलता था, वर्दा राजन मुडलियार का। तो ये एक और जो अंडरवर्ल्ड का बड़ा, जिसको किलिंग मशीन कहते थे दाऊद की, सुनील सावन, उसके भी 4-5 टैक्सी वाले खास थे जिनकी टैक्सी में हमेशा वो पुलिस को चकमा दे के निकलता था। और अगली बात, टैक्सी वालों की डिमांड क्यों थी? जब मुंबई में किसी भी क्राइम के बाद नाकाबंदी लगती थी तो प्राइवेट गाड़ियां रोकी जाती थी, ज़्यादा टैक्सी को कम रोका जाता, क्योंकि आप टैक्सी वाले गिनती के पुलिस ट्रैफिक के लोग होते थे, गिनती के पुलिस स्टेशन थे। इनका किसी का सामान टैक्सी में रह गया, वो पुलिस स्टेशन में जमा करवाना, कोई पुलिस वालों ने पगार डाल दी, वो उनका काम करना। तो इनका अच्छा रेपो जो था वो पुलिस वालों के साथ भी था, स्मगलर्स के साथ भी था, और जो बदमाश लोग हैं उनके साथ भी था, क्योंकि जिनके इलाके में रहना है तो उस इलाके के दादा लोगों को इसको बना के रखनी पड़ेगी। और अंदर से इनमें से आधे टैक्सी वाले कस्टम के साथ मिलके स्मगलर्स को पकड़वाते भी थे, लेकिन उसकी खबर किसी को नहीं मिलती थी। स्मगलर भी, एक स्मगलर ने दूसरे का नुकसान करना है तो वो जाके कस्टम में खबर ही नहीं करता था, वो टैक्सी वालों के थ्रू खबर पहुंचाता था कि साहब ऐसा होने वाला है, इधर से माल उधर जाने वाला है, जो फलां जगह पे माल पड़ा है। दूसरे गैंग का, जिनके साथ काम करते हैं उसका नहीं, उसकी नमक हरामी नहीं करते थे, दूसरे गैंग वाले वो भी काम कर लेते थे। तो ये बड़ी रोचक कहानियाँ हैं। यही जसवंत सिंह ने एक बार 5 पठान जिनका सामान आ रहा था दुबई से स्मगलिंग का, इसकी टैक्सी में बैठे थे। उनको पता नहीं था कि जो पश्तो समझता है, वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे, सारी ये सुनता रहा। इसने उनको डॉक्स में छोड़ा, फिर पैसे लिए और वापस आके कस्टम के असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे मिस्टर वागले, बहुत बहुत खूंखार किस्म के ऑफिसर थे। उनको जाके बता दिया कि ये माल आने वाला है। तो वागले साहब अपनी बोट लेके समुंदर में बैठ गए। समुंदर में, पानी में भी नाकाबंदी लगती थी उस ज़माने में, और वो माल स्मगलिंग का पकड़ा गया। उसके बाद उस ज़माने में पता नहीं कुछ हज़ार, 4-5 हज़ार रुपया कस्टम की तरफ से इनाम दिया गया जसवंत सिंह को, और एक लेटर दिया गया अप्रिसिएशन का कि इस आदमी की वजह से हमारे कस्टम डिपार्टमेंट को एक स्मगलिंग का रैकेट बस्ट किया, हम इनका थैंक्स करते हैं, इज़ अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर। देश की सेवा के इस किस्म के सर्टिफिकेट बहुत लोगों को दिए जाते थे। बहुत से लोगों के, बड़े बड़े जो अंडरवर्ल्ड की फिगर्स हैं जिनके बारे में आप बहुत बड़ा अच्छा सोचते हैं, कुछ करते हैं, उन सब के
उनमें से आधे लोग एक ज़माने में कस्टम के खबरी हुआ करते थे। बहुत से लेटर्स मेरे पास पड़े, आपको दिखाऊंगा एक एक करके। मैं चंडीगढ़ में हूँ आजकल, बॉम्बे में नहीं हूँ। बॉम्बे जाऊँगा तो सब उठा के लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। बहुत काम करके रखा हुआ है, इसमें बुरी बात नहीं है। कस्टम के साथ मिलके काम करना, सरकारी एजेंसी के साथ मिलके काम करना 1000 दर्जे बेहतर है क्रिमिनल्स के साथ मिलके काम करने से। तो दोस्तों, ये था जसवंत सिंह का किस्सा। और जिन पठानों की इसने वो इन्फॉर्मेशन दी थी, उन्होंने अपने सोर्सेस से पता कर लिया कि ये उसी टैक्सी ड्राइवर की करामात है। उन्होंने करीम लाला को जाके बताया कि देखिए, हम पठान लोग हैं और एक सरदार ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। कस्टम के केस में क्या होता है, स्मगलिंग में 2-4-5 दिन के बाद बेल हो जाती है। वो कोई दूसरे क्राइम की तरह नहीं कि 2-2, 4-4 साल आपको जेल में बैठना पड़ता है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जमानत बहुत जल्दी हो जाती है। तो करीम लाला को उन्होंने बोला, करीम लाला ने अपने तरीके से जसवंत सिंह को बुलाया। उसको ये इसका नाम बराबर याद नहीं था, जो कुछ था। आया तो देखा, अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। और पठान बोले कि इसी की टैक्सी में बैठ के हम गए थे। तो करीम लाला ने कहा, मैं इसकी टैक्सी में भी कई बार जा चुका हूँ, ये ऐसा काम नहीं कर सकता, आपको गलतफहमी, किसी और ने खबरी किया होगा। तो ये एक यकीन की बात होती थी, एक ही भाषा बोल रहे थे। और जसवंत सिंह वॉज अ मल्टीलिंगुअल मैन। वो अंग्रेज़ों को पिकअप करता था डॉग से, उनके साथ बातचीत करते अंग्रेज़ी सीख गया, बढ़िया अंग्रेज़ी बोलता था। मुंबई में रह के मराठी सीख गया, गुजराती सीख गया, सिंधी, वहाँ पे सिंधी बहुत हैं। साइन कोलीवाड़ा में सिंधी गुरुद्वारा भी है, सिंधी कॉलोनी भी है। उनके साथ बातचीत करते हुए सिंधी भाषा भी सीख गया। उसके साथ वो अरबी बोल लेता था, पश्तो बोल लेता था, फारसी बोल लेता था, उर्दू बोल लेता था। तो 8-9 भाषा वो आदमी जानता। पैसेंजर के साथ बात करते करते उसका हुनर था। तो ये किस्सा था टैक्सी ड्राइवर्स और स्मगलर। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो आपको आने वाले दिनों में सुनाएंगे। अंडरवर्ल्ड सिर्फ उतना नहीं है जितना नजर आता है। खून खराबे के अलावा बहुत सारी रिश्तों की बातें भी इस अंडरवर्ल्ड में चलती हैं, जो बहुत अहम रोल अदा करती हैं किसी भी गैंग के कामयाब होने में या फ्लॉप होने। तो आने वाले दिनों का इंतज़ार कीजिए। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।